सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने एपिसोड 8 को कवर किया था, जहां पर हमने देखा था कि जिनवू जापान पहुंच चुका है। उसने सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया था। इसके बाद गेट के सामने एक जायंट खड़ा होता है जो गेट को गार्ड कर रहा था। जिनवू उसकी कमजोरी ढूंढने की कोशिश करता है और उसे उसका वीक पॉइंट मिल भी जाता है। फिर वो अपनी शैडो आर्मी की मदद से उस जायंट को पूरी तरह खत्म कर देता है। इसके तुरंत बाद जिनवू को सिस्टम से एक नोटिफिकेशन मिलता है, एनिमी डिफीटेड। लेकिन जैसे ही वो ये नोटिफिकेशन पढ़ता है, वो तुरंत समझ जाता है कि असली बॉस अभी भी जिंदा है। इसके बाद जिनवू गेट के अंदर चला जाता है। उसके साथ उसका सबसे भरोसेमंद सोल्जर बेरू भी होता है। गेट के अंदर एक और मास्टर मौजूद होता है जो चेन से बंधा होता है। जिनवू उससे बात करता है और बातचीत के दौरान उसे एक बड़ा सच पता चलता है कि रूलर्स असल में वही इंसानों के और खुद जिनवू के असली दुश्मन हैं। लास्ट एपिसोड में कहानी यहीं पर रुकी थी और आज के इस एपिसोड में हम कवर करने वाले हैं पूरा जापान क्राइसिस आर्क। तो शुरू करने से पहले ये बात क्लियर कर दूं, अगर तुमने सीजन 3 के लास्ट 8 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लेना, क्योंकि ये एपिसोड पूरी तरह उसी की कंटिन्यूएशन है। सभी एपिसोड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें एक जायंट दिखाया जाता है। वो जायंट बोलता है कि ये सब कुछ हो रहा है एक सिंपल रीजन की वजह से, पूरी दुनिया को मैना से भरने के लिए। क्योंकि जब मैजिक बीस्ट्स इमर्ज होते हैं तब इस दुनिया के लोग उन्हें एक कर्स के तौर पर देखते हैं, लेकिन जब इन्हें मारा जाता है तब जो चीजें उनसे मिलती है उन्हें एक ब्लेसिंग की तरह माना जाता है, राइट? लाइक मैना क्रिस्टल्स वगैरह। और जो ऑब्जेक्ट्स उनसे मिलते हैं लाइक माना क्रिस्टल्स, एसेंस स्टोन्स वगैरह, ये सब दुनिया का मेन रिसोर्स है। वी कैन कॉल इट द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड। बट रूलर्स इन सब चीजों का इस्तेमाल वॉर के लिए कर रहे हैं। यस, वहां के प्रिजनर्स को भी रूलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें इस दुनिया में भेजा जा रहा है। प्लस यहाँ जो इतने सारे मैना क्रिस्टल्स आ रहे हैं उनकी वजह से इस दुनिया की माना डेंसिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आगे वो बोलने लगता है कि माना इस दुनिया को स्ट्रेंथ दे रहा है। इसे तुम समझ सकते हो कि माना एक नई दुनिया बना रहा है जो इवन हेवी वॉर के बाद भी नहीं टूटेगी। ये सुनकर जिनवू पूछता है, वॉर? किस वॉर की बात कर रहे हो तुम? जायंट बोलता है, एक रिमैच बिटवीन मोनार्क्स एंड रूलर। एक पैनल दिखता है, एक तरफ मोनार्क्स, दूसरी तरफ रूलर्स। फिर जायंट कहता है, बहुत जल्द ये दुनिया नर्क में बदलने वाली है। जिनवू हैरान रह जाता है। जायंट आगे कहता है, ज्यादा वक्त नहीं बचा। जैसे ये बातचीत खत्म होगी रूलर्स भी काम पर लग जाएंगे। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि रूलर्स ऑलरेडी मूव कर चुके हैं। जिनवू बोलता है, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे ये सारे रूलर्स मुझे ही मारने के लिए आ रहे हैं। जायंट फिर कहता है, तुम्हें शायद अब तक पता नहीं है, तुम्हारे पास जो पावर है वो एक्चुअली तुम्हारी खुद की नहीं है। तुम्हें जो मैसिव पावर मिली है वो इसीलिए क्योंकि इसका राइटफुल ओनर खुद एक मोनार्क को बिट्रे कर चुका था। इसलिए तुम अब दोनों के दुश्मन हो, मोनार्क्स एंड रूलर्स। समझे? तुम्हारा दुश्मन सिर्फ एक नहीं है जिनवू, तुम्हारा दुश्मन दोनों है। आगे जायंट कहता है, जो भी हो मैं तुम्हारे साथ खड़े होकर फाइट करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे यहाँ से फ्री नहीं करोगे? जिनवू बोलता है, अगर तुम सच में मेरे साथ फाइट करना चाहते हो तो मेरे सोल्जर का हिस्सा बन जाओ। तभी जिनवू के फेस पर एक रिफ्लेक्शन आता है। ये देखकर जायंट बोलता है, तुम्हारे फेस पर अभी क्या रिफ्लेक्शन था? जायंट फिर कहता है, मोनार्क्स और रूलर्स की बॉडीज एस्ट्रल बॉडीज होती है। वो मरने के बाद मिट्टी में मिल जाती है, लाइक उनका बॉडी जल जाता है। वो शैडो आर्मी का हिस्सा नहीं बन सकते। फिर जायंट बोलता है, जो बताना था बता दिया, अब क्या तुम मेरी मदद करोगे? जिनवू वहां अपना डैगर निकालता है और बोलता है, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ रहा हूँ, बट स्टिल मुझे अनईजी फील हो रहा है। कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं लग रहा। जायंट बार बार कह रहा था, मुझे रिलीज कर दो। जिनवू बोलता है, तुमने कहा तुम मेरे साइड में खड़े होगे, राइट? जायंट बोलता है, यस, तुमने सही कहा। अचानक जायंट हेलुसिनेट करता है। उसे लगता है जैसे उसकी शैकल्स हट गई हो। वो खुद भी हैरान हो जाता है, ये मैंने हेलुसिनेट किया क्या? जिनवू पूछता है, अगर तुम मेरे साथ होगे तो क्या ह्यूमैनिटी के साथ भी रहोगे? जायंट चुप हो जाता है। जिनवू हैरानी से पूछता है, चुप क्यों हो? जायंट जवाब देता है, हमने कसम खाई है, अगर झूठ बोले तो पकड़े जाएंगे। तभी जिनवू उसकी गर्दन के पीछे एक क्रिस्टल नोटिस करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी बीस्ट के बॉसेस के पास होता है। जिनवू कहता है, ये क्रिस्टल जब तक ये रहेगा
तुम मोनार्क्स की आवाज सुनते रहोगे, तुम्हें वो इंसानों को मारने के लिए मजबूर करेंगे जैसे बाकी बीस्ट्स। मैं सही हूं ना? ये सुनकर जायंट रोने लगता है। तभी जिनवू डैगर निकालता है, सीधा उसकी चेस्ट पर वार करता है। मैं इस डील को यहीं खत्म करता हूँ, बिकॉज तुम इंसानियत के लिए खतरा बन सकते हो। जायंट दर्द में कराते हुए कहता है, नहीं ऐसा मत कर, तुम गलत हो। लेकिन जिनवू उसकी एक न सुनते हुए आखिरी वार करता है और उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। मरते वक्त जायंट कहता है, मैं दुआ करता हूँ कि जिन लोगों को तुम बचाना चाहते हो वो सब नर्क की आग में जलकर राख हो जाए। आखिरकार जायंट पूरी तरह खत्म हो जाता है। उसी वक्त सिस्टम पैनल खुलता है। यू हैव डिफीटेड वन ऑफ द 9 monarchs, द monarch ऑफ द बिगिनिंग, लीजिया। साथ ही लिखा आता है, लेवल अप। जिनवू का लेवल बढ़ चुका था, अब वो 122 पर पहुंच चुका था। उसे काफी सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। काउंटडाउन भी खत्म हो चुका था। जिनवू शैडो एक्सट्रैक्शन करने की कोशिश करता है। इस बार वो पॉसिबल नहीं था, लेकिन तभी उसे कुछ मिलता है, कुछ ऐसा जो भविष्य में उसके काम आने वाला है। सीन यहीं कट होता है। अब सीन कटकर यूएस चला जाता है। हम देखते हैं मिस सेल्नर नेशनल लेवल हंटर क्रिस्टोफर रीड से मिलने आती है। मिस सेल्नर घबराई हुई है। मैंने एक सपना देखा है जिसमें तुम्हारी जान को खतरा है। क्रिस्टोफर हंसते हुए चिल्लाता है, नेशनल लेवल हंटर की जान? सीरियसली? तुम्हें मजाक सूझ रहा है क्या? इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मेरे लिए थ्रेट बन सके। मिस सेल्नर फिर गंभीर होकर कहती है, कुछ लोग तुम्हें मारने के लिए इस दुनिया में आ चुके हैं। ये सुनकर क्रिस्टोफर और भड़क जाता है। इम्पॉसिबल, बकवास बंद करो। तुम्हारे साइकिक पावर्स कई बार सही निकले, लेकिन इस बार तुम गलत हो। कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। मिस सेल्नर आखिरी बार कहती है, संग जिनवू ही तुम्हें बचा सकता है। He is the one। सीन यहीं कट होता है। अब हम वापस जापान के सीन में आते हैं। पूरी दुनिया में खबर फैल चुकी है कि जिनवू ने डंजन बॉस को हरा दिया है, जापान को बचा लिया है। लेकिन हाईलाइट इस बार सिर्फ जिनवू नहीं, चाइना से लिu जीगांग भी है, क्योंकि जो बीस्ट जायंट चाइना के शोर की तरफ गया था उसे लिu जीगांग ने अकेले खत्म कर दिया। इधर मसामोतो खुद को पुलिस के हवाले कर चुका है। वो अपने एक्शंस की पूरी जिम्मेदारी ले रहा है। सीन फिर यूएस में कट होता है। सभी हंटर्स पार्टी कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कैस्टरिंग गेट के खत्म होने के बाद पार्टी होगी। थॉमस एंड्रे भी वहां मौजूद था। थॉमस एंड्रे उन लोगों से मिलता है जो जिनवू की हार पर शर्त लगा रहे थे। अब अपने पैसे तैयार रखो। वो जापान में लड़ा और जिंदा वापस आया। थॉमस की असिस्टेंट लोरा कहती है, इस साल की इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में आजिन गिल्ड भी आ रही है, मतलब संग जिनवू यूएस आएगा। थॉमस मुस्कुराता है, तो वो यूएस आ रहा है, ठीक है, लेट हिम कम। सीन कट होता है जापान में। सभी खुश थे। तभी जिन्हो के पास कॉल आती है। कॉल सुनते ही उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। जिन्हो कहता है, मुझे अभी कोरिया लौटना होगा। जिन्हो हैरानी से पूछता है, क्या हुआ जो तुम्हें अचानक लौटना पड़ रहा है? जिन्हो हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। मन भारी है। मॉम की आवाज ऐसी कभी नहीं सुनी। समथिंग इज सीरियस। कोरिया पहुंचते ही सेक्रेटरी उसे रोकता है, अपने दिल को मजबूत कर लो, जो मैं दिखाने वाला हूँ उसके लिए तैयार रहो। सेक्रेटरी उसे जिन्हो के पिता को दिखाता है, जो इटर्नल स्लंबर में जा चुका है। जिन्हो शॉक्ड है। मैं एक बेटे के तौर पर कुछ भी नहीं कर सका। उसे एक किताब देता है। ये आपके पिता हमेशा अपने पास रखते थे, अब ये आपके लिए है। जिन्हो किताब खोलता है। हर एक अचीवमेंट, हर एक सक्सेस उसके पिता ने संभाल कर रखी थी। जिन्हो की आंखें भर आती हैं। मैं सोचता था वो मुझसे खुश नहीं, पर सच तो ये है वो तो मेरी हर छोटी बड़ी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। सेक्रेटरी उसे देखता है और धीरे से मुस्कुराता है। तुम जैसा समझ रहे हो कि तुम्हारे फादर तुम्हें पसंद नहीं करते, प्यार नहीं करते, वो बिल्कुल गलत है। उनका एक्सपेक्टेशन हमेशा तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा रहा, बिकॉज दे लव्ड यू, बहुत ज्यादा। ये सुनकर जिन्हो का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों से अनकंट्रोलेबल आंसू गिरने लगते हैं। वो बिल्कुल टूट चुका था। सेक्रेटरी हल्के से कहता है, आइए अभी के लिए घर चलते हैं। जिन्हो उसकी बात सुनकर चुपचाप उठ जाता है और दोनों बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में अचानक जिन्हो रुकता है, कुछ नोटिस करता है, पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। सेक्रेटरी पूछता है, क्या हुआ? जिन्हो बिना कुछ बोले फिर से आगे बढ़ जाता है। तभी हम पीछे से देखते हैं, संग जिनवू वहां खड़ा है मुस्कुराते हुए। वो धीरे से कहता है, यार जिन्हो, तू रोना कब से लग गया? जिन धीरे से आगे बढ़ता है और हल्की सी हंसी के साथ कहता है, जिन्हो तुम तो मेरा दिल तोड़ रहे हो ऐसे रो रो कर। जिन्हो अपने हाथ में एलिक्सर ऑफ लाइफ की बोतल निकालता है, होली वाटर ऑफ लाइफ। वो आगे बढ़ता है और जिन्हो के पापा के पास जाकर धीरे से वो एलिक्सर पिलाता है। सीन कट होता है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जो हॉस्पिटल में जल्दी जल्दी भागती हुई आ रही है। वो लड़की जिन्हो की बहन है। वो आईसीयू रूम के पास पहुंचती है और शॉक हो जाती है। उसके पापा उठ चुके थे। डॉक्टर भागते हुए आता है, पेशेंट ऑफ इटर्नल स्लंबर जाग चुका है। दिस इज अ मैसिव मिरेकल न्यूज। जिन्हो की बहन की आंखों से आंसू झलक जाते हैं। वो डिसबिलीफ में अपने पापा को देखती है, खुश, इमोशनल, टोटली ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड बट इन हैप्पीनेस। सीन कट होता है।
अब हम हॉस्पिटल के बाहर संग जिनवू को देखते हैं। वो खिड़की की तरफ देखता है और हल्की सी मुस्कान देता है। That smile was so heartwarming, जैसे उसके दिल से भारी बोझ उतर गया हो। जिनवू धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सॉफ्टली कहता है, थोड़ा पहले ही सही, बट हैप्पी बर्थडे जिनहो, दिस वाज अ गिफ्ट फ्रॉम संग जिनवू टू यू। ये जिनवू की तरफ से जिनहो के लिए एक साइलेंट बर्थडे गिफ्ट था। सीन कट होता है, हम लोग यूएस में चले जाते हैं। नेशनल लेवल हंटर को दिखाया जाता है। सडनली उसको कुछ फील होता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो अपने बेड से उठ जाता है और धीरे धीरे चलने लगता है। वो बोलता है, इतना साइलेंस क्यों लग रहा है? आगे वो अपना वाइन का ग्लास पकड़ता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक उसका ग्लास उसके हाथ से फिसल के नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। क्रिस्टोफर नोटिस करता है कि ग्लास टूट चुका है, लेकिन उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती। वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, यहाँ चल क्या रहा है? फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और बोलता है, कौन है वहां? और मन ही मन सोचने लगता है, सेलनर और डेप्यूटी मैनेजर जो आए थे, उन्होंने मुझे बोल के रखा था संग जिनवू मेरी मदद कर सकता है, मेरी जान खतरे में है। उन्होंने मुझे मिस्टर गो का नंबर भी दिया था। शायद सेलनर ने यह सब पहले ही देख लिया था। सडनली हम लोग देखते हैं कि सामने से एक बंदा आ जाता है। He was giving a whole different vibe. इसको देख के क्रिस्टोफर रीड मन ही मन बोलता, अब ये कौन है? उसके पीछे से और दो लोग आ जाते हैं। भाई, इसको देख के क्रिस्टोफर रीड एकदम स्टन्ड हो गया कि ये लोग हैं कौन। तुम में से जिन लोगों को नहीं पता, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये तीनों मोनार्क्स हैं। जो सामने वाला है, ही इज द मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी, उसका नाम है टान। पीछे से जो दो लोग आए, उनमें से एक है मोनार्क ऑफ बीस्ट फैंग। इसको हमने सीजन 2 के एंड में देखा था, आई होप तुम्हें याद हो। और तीसरी है मोनार्क ऑफ प्लेग, her name is Kuresha. ऑफिशियली इस सीन में इनके नाम रिवील नहीं हुए थे, लेकिन तुम्हें क्लैरिटी के लिए मैंने बता दिया। आगे हम देखते हैं मोनार्क ऑफ आयरन बोलता है, ओ फ्रैगमेंट ऑफ लाइट, इंसान के ऊपर इजी जाने से तुम्हें कुछ फायदा नहीं होने वाला। अब ये सुनने के बाद क्रिस्टोफर रीड बोलता है, बीस्ट लैंग्वेज, तू क्या बोलना चाहता है? फिर वो बंदा बोलता है, मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे अंदर जो कनेक्टेड है उससे बात कर रहा हूँ। क्रिस्टोफर रीड को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, क्या मैं तुम्हारे लिए मजाक हूँ? ये कहते ही वो खुद को फुल ट्रांसफॉर्म कर लेता है। भाई, इसका ट्रांसफॉर्मेशन लुक बहुत डेंजरस था। ट्रांसफॉर्मेशन देखकर पीछे से रकान बोलता है, ह्यूमन मैनिफेस्टेशन बॉडी। अब आगे क्रिस्टोफर रेज में था और बोलता है, मैं तुम तीनों में से किसी एक को तो अभी निपटा दूंगा। ये बोलते ही वो उनके ऊपर अटैक कर देता है। अब इस अटैक का रेंज इतना ज्यादा था कि एंटायर मैंशन वाज कॉट इन फायर। आगे हमें कुछ नहीं दिखाया जाता, सीन यही कट हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जिनवू स्टिल जापान में है। आज उसका लास्ट डे है जापान में। वो गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट जा रहा है। वहीं पर ड्राइवर उसको बोलता है, यहाँ जो इतने सारे लोग हैं, ये बस आपको एक झलक देखने के लिए आए हैं। मिनिमम यहाँ 1 लाख से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं। ये सब देख के स्माइल कर रहा था। बेरो उसे बोलता है, माई किंग, यहाँ इतने सारे लोग आपसे मिलने आए हैं, एटलीस्ट उनको अप्रिशिएट करने के लिए आपको अपना हाथ ऊपर करके ग्रीट करना चाहिए। जिनवू बोलता है, तू कुछ ज्यादा ही बोलता है। आगे जिनवू प्लेन में बैठ जाता है कोरिया जाने के लिए। सडनली नोटिस करता है कि उसके बगल में जो बंदा बैठा है वो कोई और नहीं, एडम वाइट है। अगर तुमने पिछले एपिसोड देखा है तो याद होगा, ये वही बंदा है जो जिनवू को सेलनर के पास लेकर गया था। जिनवू बोलता है, तुम मेरे बगल में हो, ये तो कोइंसिडेंस हो नहीं सकता। जिनवू फिर बोलता है, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा मिस्टर एडम। एडम हंस के बोलता है, तुमको अभी भी मेरा नाम याद है? जिनवू मन ही मन सोचता है, मुझे तो याद नहीं था, बेरो ने मुझे बताया। आगे जिनवू बोलता है, उस दिन नेगोशिएशन वगैरह जो तुमने किया था वो तो गिर चुका था। एडम बोलता है, हाँ मुझे पता है, और सडनली बिना किसी नोटिस के मैं यहाँ तुम्हारे पास बैठा हूँ। सॉरी अगर ये रूड लग रहा हो, लेकिन मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। जिनवू बोलता है, यूएस में जो एस रैंक गेट ओपन है उसको लेकर कोई परेशानी है? एडम बोलता है, नहीं, उससे तो हम डील कर चुके हैं। फिर एडम अपना लैपटॉप खोलता है और बोलता है, यहाँ देखिए, और हम देखते हैं क्रिस्टोफर रीड का मैंशन पूरी तरह जल रहा है। वहाँ पर सब लोग ट्राई कर रहे हैं पर इस आग को रोक नहीं पा रहे। जिनवू बोलता है, यह सब क्या है? एडम बोलता है, आप एंड तक देखिए। नेशनल लेवल हंटर क्रिस्टोफर रीड ने खुद इस आग को स्टार्ट किया है। इसको बुझाने के लिए 1800 फायर फाइटर्स काम कर रहे हैं। 14 हाईएस्ट रैंकिंग मेज टाइप हंटर्स भी काम कर रहे हैं, बट स्टिल इसे रोक नहीं पा रहे। जिनवू बोलता है, ये फ्लेम बहुत इंटेंस लग रही है, लग रहा है यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। एडम बोलता है,
हमने जब क्रिस्टोफर रीड को देखा वो ऑलरेडी मर चुका था और हमारे सामने उसकी डेड बॉडी रिवील हुई। भाई उसे बहुत ब्रूटली मारा गया, वो अकेला 3 मोनार्क्स के अगेंस्ट गया था, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो सरवाइव करेगा। क्रिस्टोफर रीड नेशनल लेवल हंटर मर चुका है। एडम अपनी पॉकेट से एक फोटो निकालता है और बोलता है ये बंदा बैटल ब्यूरो ऑफ हंटर्स के हिसाब से हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। ये फोटो देख के जिन्वू शॉक्ड हो जाता है बिकॉज ये उसके बाप की फोटो थी। जिन्वू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अपनी एबिलिटी का यूज करके एडम व्हाइट को कस के पकड़ लेता है और एडम हवा में उड़ जाता है। बॉडीगार्ड्स आने ही वाले थे उसे बचाने के लिए, पर एडम बोलता है नो नीड, मैं बात करता हूँ। जिन्वू बोलता है अगर ये कोई जोक है तो तू जिंदा नहीं बचेगा। एडम बोलता है ये जो फोटो मैंने तुम्हें दिखाई ये बंदा एक डंजन से इमर्ज हुआ है। अगर तुम्हें ये फोटो देख के कोई इंसान याद आ रहा है तो हो सकता है वो ना हो जो तुम सोच रहे हो। अब क्या होने वाला है जानेंगे अगले एपिसोड में।